नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए हिंदी की संपूर्ण क्लास फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, तो आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं इस सीरीज़ की दूसरी क्लास लेकर। जहां पहली क्लास में हमने हिंदी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके उत्पत्ति से संबंधित बातें की थी कि किस प्रकार से एक भाषा का जन्म होता है और उसी प्रकार हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है, वो किस भाषा से निकलकर हिंदी भाषा बनी है। इन सब चीज़ों की चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के वर्णमाला के बारे में। जैसे आपको पता है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए वर्णों या शब्दों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा के उच्चारण के लिए या उसे बोलने के लिए जिस वर्णों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम जब क्रम में सजाते हैं तो वे वर्णमाला बनते हैं। इसी वर्णमाला की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्णमाला से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि किसी एग्ज़ाम में ये मान लेते हैं हम कि हिंदी से 10 क्वेश्चन हैं, तो संभावना ये होती है कि वर्णमाला से कम 2 क्वेश्चन तो होंगे ही। इसलिए ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके लिए। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, इसके 2 पार्ट होंगे, जहाँ पर पहले पार्ट में हम वर्णमाला और स्वरों की बात करेंगे और दूसरे पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अयोगवाह और व्यंजनों की। तो आज का पहला जो पार्ट है वो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी वर्णमाला क्या होती है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब मनुष्य ध्वनियाँ निकालना आरंभ करता है, ठीक है, तब फिर वर्ण बनते हैं और कैसे वर्ण से वर्णमाला बनती है, ये मैंने पहले क्लास में भी चर्चा की है, पर फिर भी आपके लिए एक बार दोहरा देता हूँ कि ध्वनि क्या होती है। पहले हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि एक तरीके की ऊर्जा होती है जो वातावरण में विवर्तन द्वारा पैदा होती है। विवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। जब आप अपने मुख की स्थिति में बदलाव लाते हैं तो एक ध्वनि आपके अंदर से प्रकट होती है। ये ध्वनि आपके शब्दों की आधारशिला होती है और यह मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। क्योंकि ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते या इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। मैंने आपको पिछले कक्षा में यह बताया था कि मौखिक भाषाएं क्या होती हैं और लिखित भाषाएं क्या होती हैं। तो यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको एक सीक्वेंस पता चल पाए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये थी ध्वनि की बात। मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो में ही कि जब ध्वनि को हम चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, जब हम किसी ध्वनि के लिए एक चिन्ह बनाते हैं और उसे उस चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं, तब हम उस चिन्ह को ध्वनि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण उसे ही कहा जाता है जब हम ध्वनि को किसी चिन्ह के रूप में व्यक्त कर दें। यदि बात की जाए वर्ण की, तो यह वर्ण ध्वनि या ये कहें कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार से वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हें ध्वनि चिन्हों के नाम से भी जाना जाता है। जब वर्णों को और या कहें कि इन ध्वनि चिन्हों को या इन लिपि चिन्हों को हम एक व्यवस्थित ढंग से सजा देते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, तब यह वर्णमाला बनती है। यदि मैं हिंदी वर्णमाला की बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। इन 52 वर्णों का हम आज अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी भाषा में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी संख्या 26 होती है। इसी प्रकार से जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या 52 है। इन वर्णों को हम वर्णमाला में 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं।
वैसे तो ऐसा क्लासिफिकेशन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अब तक हम सामान्य रूप से हिंदी पढ़ते आए हैं। ये वर्णमाला क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण करके हम देखते हैं। तो हम वर्णमाला को 3 भागों में मुख्य रूप से बांट कर देख सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है अयोगवाह, तीसरा है व्यंजन। अब तक आपने जो 52 वर्ण पढ़े हैं या जो वर्णमाला पढ़ी है वो मिश्रित रूप में आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम पहले भाग में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर के बारे में। बचा हुआ जो भाग रहेगा अयोगवाह और व्यंजन, वो हम इसके दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वर ही अपने आप से पर्याप्त रूप में इतना टाइम ले लेगा कि एक वीडियो उसके लिए काफ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर की जहाँ तक बात की जाए तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से निकलने वाली वायु के बिना अवरोध के होता है, अर्थात मैं ये कहूँ कि जब स्वर गले से निकलेंगे तो उनमें कोई अवरोध नहीं आएगा, मतलब आपके भीतर से वायु पूर्ण रूप से आपके मुख से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? स्वर होगा। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है कि कई पुस्तकों में आपको माफ़ कीजिएगा, स्वरों की संख्या 11 दिखाई देती है, कहीं पर आपको 13 दिखाई देगी और कहीं पे आपको 16 भी दिखाई देगी। तो हम 13 और 16 में नहीं जाएंगे। इसके 2 रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि जो 11 बताया गया है ये कामता प्रसाद के अनुसार बताया गया है, और यदि इसकी दावा आपत्ति करनी है तो वासुदेव नंदन की बुक आती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस पुस्तक में भी उससे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में वो एक स्टैंडर्ड बुक है जहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो वासुदेव नंदन की पुस्तक में भी स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। और रही बात हमारे व्यापम या CGPSC की, तो यहाँ पर भी जो आंसर लिया गया है वो 11 ही लिया गया है और लेता आ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये स्वर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ये 11 जो वर्ण हैं जिन्हें हम स्वरों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अम और आह को भी कई लोग इसमें रख देते हैं और उसे स्वर मान लेते हैं, इसलिए इसकी संख्या 13 भी देखने को मिलती है। लेकिन आपको याद रखना है कि अम और आह स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें हम अलग से देखेंगे जब हम अयोगवाह का अध्ययन करेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। अब इन 11 स्वरों को विभिन्न प्रकार से इनकी उत्पत्ति, उच्चारण या मुख की आकृति, जिह्वा की आकृति जैसे अनेक प्रकारों में वर्गीकृत करके पूछा जाता है, जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं प्रकारों का अध्ययन हम आज अपनी इस क्लास में करेंगे। तो हम स्वर को बांट कर देखते हैं कि स्वर के प्रकार कितने हैं और कौन से प्रकार में कौन सा प्रकार आता है, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन बहुत हैं और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज बहुत करेंगे, इसलिए इन्हें मैं क्लासीफाई कर दिया हूँ। आप इसका नोट्स बना लें और इसका अध्ययन बड़े ध्यान से करें, ताकि आपके क्वेश्चन में यदि यहाँ से क्वेश्चन बने आपकी परीक्षाओं में तो वो गलत ना हो कहीं से भी। तो पहला प्रकार हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। यदि उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो हम स्वरों को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहले कहलाएंगे मूल स्वर, दूसरा कहलाएगा दीर्घ स्वर या इसे मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, और तीसरा कहलाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, अब मूल स्वर क्या होते हैं पहले हम इस बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं कि मूल स्वर बोलते किसको हैं। ठीक है, क्योंकि हम उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि वे स्वर मूल स्वर कहलाते हैं जिनकी व्युत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना हो,
या उनका स्वरूप वैसा ही था जब वो बने, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मूल स्वर कहा जाएगा। मूल स्वरों की संख्या 4 बताई गई है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 ही मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसी में दूसरा अध्ययन देखते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है या मूल दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर कि उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर दोनों जगह आपको दीर्घ स्वर मिल रहे हैं। तो इसमें यदि मूल दीर्घ स्वर करके स्पष्ट किया जाए तभी आप ये 3 लेंगे, अदरवाइज आपको 7 लेने पड़ेंगे दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले हम मूल दीर्घ स्वर की चर्चा कर लेते हैं कि मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जब मूल स्वर को उसी स्वर के साथ, मतलब 2 समान स्वर वर्णों की जब संधि होती है तब जो स्वर बनता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जब 2 समान मूल स्वरों की संधि होती है, ठीक है, समान मूल स्वरों की संधि होती है, ये बात आपको कोट करनी है। ठीक है, कि जो स्वर मिल रहे हैं वो एक ही होंगे, एक ही स्वर जब 2 बार मिलेगा, ठीक है, एक ही स्वर्ण वर्ण जब 2 बार संयुक्त रूप में आएगा तब वो अपने दीर्घ रूप का निर्माण करता है। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि छोटा अ के साथ जब छोटा अ मिलेगा तब बड़ा अ बनता है। ठीक है, जब 2 मूल स्वर जो कि एक ही स्वर हों, मतलब अ और ई मिलकर नहीं बन सकता है, ठीक है, अ और अ का मिलना ही होगा तब यह दीर्घ स्वर बनेगा, मूल दीर्घ स्वर बनेगा। जब छोटा अ छोटे अ से मिलेगा तभी बड़ा अ बनेगा। अ ई से मिलेगा तो वह संयुक्त स्वर की श्रेणी में चले जाएगा, इसलिए मूल दीर्घ स्वर स्वजातीय श्रेणी भी कह सकते हैं। ये सजातीय स्वर हैं, सजातीय मूल स्वर हैं। ठीक है, सजातीय मूल स्वरों के मिलने से जिस स्वर की उत्पत्ति होगी वह मूल दीर्घ स्वर कहलाएगा। इसी प्रकार छोटा ई और छोटी ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करेंगे, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। तब जब 2 छोटे स्वर या मूल स्वर आपस में मिलेंगे जो कि सजातीय होंगे तो वे मूल दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। ये थे मूल दीर्घ स्वर। अब बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। जब स्वरों का मिलना हो पर वह स्वजातीय ना हो, ठीक है, ये सजातीय नहीं होंगे, ये कोई भी 2 स्वर जो मिलकर है वो संयुक्त स्वर का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे अ और ई के मिलने से ए बनता है। ठीक है, ये सजातीय नहीं होंगे बल्कि ये विजातीय होंगे। एक ही प्रकार के स्वर, मूल स्वर वर्ण आपस में नहीं जुड़ेंगे बल्कि अलग अलग प्रकार के मूल स्वर वर्णों का योग होगा। जैसे अ और ई के मिलने से ए बना, इसी प्रकार अ और ए के मिलने से ए बना, और अ और उ के मिलने से ओ बनता है, और अ और ओ के मिलने से ओ बनता है। इसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार से हम उत्पत्ति के आधार पर देख लिए कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है मूल दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। आगे हम चर्चा करते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न पैदा होती है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या जानना है। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को 2 ही भागों में बांट कर देखेंगे। कई पुस्तकों में आपको 3 भाग मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं लेना है। यदि आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर 2 ही लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी स्पष्ट कर देता हूँ। जो तीसरा प्रकार बताया गया है प्लुत स्वर, वह संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। हमारी हिंदी में इसका प्रयोग नगण्य है या नहीं के बराबर है, इसलिए हम इसे हिंदी में अध्ययन नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस आधार पर हम उच्चारण के आधार पर यदि देखें तो स्वर 2 ही प्रकार के होंगे। पहले होंगे ह्रस्व स्वर या इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यह 4 होंगे, अ, ई, उ, री। ठीक है, अ, ई, उ और री, ये 4 जो स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार दीर्घ स्वर यदि पूछा जाए तो इनकी संख्या 7 होती है। इसकी यदि परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ कि ह्रस्व स्वर की यदि परिभाषा दी जाए तो उच्चारण के आधार पर क्या होगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में
दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इनका दूसरा नाम लघु स्वर भी है। ठीक है, लघु स्वर जब इनके का उच्चारण किया जाएगा तो अपेक्षाकृत कम समय लगेगा, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। उसी प्रकार इसका दूसरा जो रूप है वो दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर है। ठीक है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो दीर्घ स्वर की श्रेणी में मैंने आपको बताया कि 7 स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ। ये जो 7 वर्ण हैं, 7 स्वर वर्ण हैं, वे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। वहीं प्लुत स्वर की एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसे एस आकार की आकृति से डिनोट करते हैं, या एस आकार की आकृति से इसे हम अंकित करते हैं। इन्हें हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। इनका उच्चारण मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में होता है, और या ये कहें कि जैसे हम कभी किसी शब्द के प्रयोग में या उच्चारण के समय जब उसे लंबा खींचते हैं, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो उसके अंतिम वर्ण को कुछ देर तक दोहराते हैं, वहाँ पर उस दोहराव के स्थान पर हम एस जो साइन है उसका यदि प्रयोग करें तो वो ही प्लुत स्वर कहलाते हैं, और इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे तिगुना समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हो सकता था यदि हम संस्कृत पढ़ रहे होते, लेकिन हमको अभी उच्चारण के आधार पर 2 ही क्लासिफिकेशन करने हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। ठीक है, आगे देखते हैं जाति के आधार पर इसका वर्गीकरण। यदि स्वरों का वर्गीकरण हम जाति के आधार पर करते हैं तो हम पाते हैं कि स्वर वर्णों को हम 2 आधारों पर बांट कर देख सकते हैं। पहला होगा सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। जब हम स्वजातीय स्वरों की बात करते हैं तो इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सजातीय स्वर अपने ही मूल रूप का दीर्घ रूप होगा। ठीक है, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों का एक ही जाति के हैं। ठीक है, इनमें केवल मात्रा का अंतर है, बाकी और आकृति में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्हें सजातीय श्रेणी में रखा गया है। ऐसे 3 ही स्वर हो सकते हैं, छोटा बड़ा, छोटा ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, इनका पेयर बनना चाहिए, और वो कैसा पेयर होना चाहिए? एक ही प्रकार के स्वरों का पेयर होना चाहिए। ठीक है, उनके भले दीर्घ रूप हो सकते हैं पर वो अलग नहीं हो सकते। विजाति मतलब उसमें अलग स्वर भी शामिल हो जाएंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, जब विजाति स्वरों की बात करते हैं तो इसमें 2 मूल स्वर जो होंगे वो भिन्न भिन्न जाति के होंगे। जैसे अ और छोटा ई मिलकर ए बनाते हैं, अ और ए मिलकर ए बनाते हैं, अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, और अ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं। इन्हें विजातीय स्वरों के नाम से जाना जाता है। विजातीय स्वर क्या होंगे, सजातीय स्वर क्या होंगे, इसके आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे और आपको इसी प्रकार से आंसर कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं और स्वरों का वर्गीकरण क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि जीभ के किस भाग से उस स्वर का उच्चारण हो रहा है, और जिस भाग से उस स्वर का उच्चारण होगा उसी आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है, यदि किसी स्वर का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होगा तो वह अग्र स्वर कहलाएंगे। ऐसे स्वरों की संख्या 5 है। ई, बड़ा ई, ए और री, ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। कई पुस्तकों में यह भी अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आंसर लिया जा चुका है व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा। आप ढूंढ कर देख सकते हैं। आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा और आपको यही आंसर लेकर आना है और आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो अग्र स्वर क्या कहलाएंगे? जब जीभ के अग्र भाग का प्रयोग करके स्वरों का उच्चारण किया जाएगा तो वे अग्र स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत ई, ए और री आएगा। मध्य स्वर वे स्वर होंगे जिनका उच्चारण आपके जीभ के मध्य भाग से होगा। इसके अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है जो कि है ह्रस्व अ
या मूल स्वर अ, ठीक है, अ, इसे पूर्ण रूप से मुंह खोल के नहीं बोला जाता है, अ, ठीक है, और इसका जीभ के मध्य भाग से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अगला इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, पश्च स्वर। तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि जीभ के जब पश्च भाग से, आपके जीभ के या आपके तालु के पश्च भाग से जब स्वर का उच्चारण किया जाएगा तो वे पश्च स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत स्वरों की संख्या 5 होगी, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इस प्रकार से ये जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अब होठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो होठ की स्थिति के आधार पर स्वर को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, अवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी स्वर वे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में आपके मुख की आकृति गोल नहीं होगी या वृत्तीय नहीं होगी। यदि आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और आपके होंठ की आकृति वृत्त में नहीं बदल रही है, आपका होंठ वृत्त के समान गोल नहीं हो रहा है, तो वे अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत अ, आ, ई, ए और री को रखा जाता है। वहीं वृत्तमुखी की बात की जाए तो जब आप स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ को वृत्त की आकृति में गोल करते हैं तो वे स्वर वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ऊ, ओ को रखा जाता है। इस प्रकार से ये जो 4 स्वर वर्ण हैं वे वृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। ये जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे मुख के अलग अलग अंगों का, अलग अलग भागों का प्रयोग हम करते हैं। उसी के आधार पर हम स्वरों को बांट कर देखते हैं। तो देखते हैं पहले कंठव्य। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से किया जाता है, कंठ के माध्यम से होता है, उन्हें हम कंठव्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटा अ और बड़ा आ आता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम, जिन्हें तालव्य कहा जाएगा। जिनका उच्चारण तालु या आपकी जीभ के माध्यम से होगा उन्हें हम तालव्य स्वर कहेंगे। इसके अंतर्गत ई और बड़ा ई रखा जाता है। इसी प्रकार मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है आपके मुख की गुहा या जीभ के ऊपर जो गुहा बनती है या जो खोखला भाग बनता है उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। यहाँ से आपके री स्वर वर्ण का उच्चारण किया जाता है। मूर्धन्य स्वर वर्ण कौन सा होगा? तो री जो है वह मूर्धन्य स्वर वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें आपके मुख के 2 अंग का प्रयोग हो रहा है, 2 जगह से इनका उच्चारण स्थान किया जा रहा है, 2 स्थानों से इनका उच्चारण किया जा रहा है। कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और तालु अथवा जीभ का भी प्रयोग इसमें संयुक्त रूप से हो रहा है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य की संयुक्त क्रिया से होगा, कंठ और तालु या कंठ या जीभ की संयुक्त क्रिया से होगा, उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। ऐसे स्वर 2 हैं, ए और ए। इसी प्रकार जब आपके स्वर का उच्चारण कंठ और होंठ के संयुक्त प्रयोग से होता है, आपके स्वर के उच्चारण में जब आपका होंठ और आपका कंठ दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है, कंठोष्ठ स्वर ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें ओ और औ को रखा जाता है। इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के वर्गीकरण देख लिए। एक आखिरी वर्गीकरण देखते हैं हम स्वरों का, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि मुख के खुलने की स्थिति। मतलब यदि आपका मुख, जब भी आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, और कितनी मात्रा में खोलना पड़ेगा, और तो कौन सा शब्द या कौन सा स्वर्ण वर्ण की उत्पत्ति होगी, उस आधार पर हम इन स्वर वर्णों को 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला जो स्वर का विभाजन होगा वो विविक्त स्वर कहलाएगा। जब आपके मुख की आकृति या आपके मुख के खुलने की स्थिति पूरी होगी, अर्थात पूर्ण रूप से आपका मुख खुलेगा, तब आप विविक्त स्वर का उच्चारण करेंगे, जो कि केवल एक है, बड़ा आ। जब आप बड़ा अ का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे कि आप
आपका जो जीभ है वो मुख में पूर्ण रूप से धंसा हुआ रहेगा और जो आपके मुख की आकृति है वो पूर्ण रूप से खुली हुई होगी। इसी प्रकार अर्धविविक्त स्वर की बात करें तो इसमें विविक्त स्वर की अपेक्षा आपका मुख कम खुला हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं वायु बाधित होगी। ठीक है, तब जिस स्वर का उच्चारण होगा उसे हम अर्धविविक्त स्वर कहते हैं। विविक्त का इंग्लिश में यदि एक नाम देने की कोशिश करूँ तो उसको हम वोकल कह सकते हैं। मतलब आपके जो कंठ के पास एक गोलाई बनती है जहाँ से आपकी जिह्वा प्रारंभ होती है, उस जगह को कहते हैं हम विविक्त या वोकल। ठीक है, वहाँ की स्थिति है कि जब वो पूर्ण रूप से खुले तो वो विविक्त स्वर का उच्चारण होगा। जैसे आ आप जब बोलेंगे, बड़ा आ को आप जब बोल के देखेंगे आ, तो आप पूर्ण रूप से अपने कंठ को खोलते हैं। जब अर्धविविक्त स्वर का उच्चारण करेंगे तो वह कंठ पूर्ण रूप से ना खुल के उसकी आकृति अपेक्षाकृत छोटी हो जाती है, तब अर्धविविक्त स्वर बनते हैं। यदि अर्धसंवृत्त स्वर की बात करें तो यहाँ पर आपके वोकल या आपके मुख की आकृति और छोटी हो जाती है, तो इस प्रकार उसे अर्धसंवृत्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर 4 होते हैं, ए, ओ, औ। आखिरी देख लेते हैं संवृत्त स्वर। जब आपके मुख की आकृति लगभग बंद होने की स्थिति में होती है तब उसे हम संवृत्त स्वर कहते हैं। आपका मुख लगभग बंद मतलब खुलेगा तो है ही, क्योंकि आप स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप कंठ को बंद पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, पर आकृति छोटी होती जा रही है। ये समझने वाली बात है कि आपके मुख की आकृति या आपके वोकल की आकृति जो है वो छोटी होती जा रही है, इसलिए आपको क्रम भी वैसा ही रखा है। जब सबसे कम खुला हुआ रहेगा तब उसे हम संवृत्त स्वर कहेंगे। इसके अंतर्गत भी 4 स्वर आते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इस प्रकार से ये स्वरों का वर्गीकरण था जिसे हमने 7 प्रकार से बांट कर देखा, और हर प्रकार से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है और व्यापम और सीजीपीएससी में इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। यदि स्वर पढ़ रहे हैं तो हम मात्रा की बात भी करना जरूरी है। ठीक है, मात्रा क्या होती है? तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण को पूर्ण रूप देने के लिए उसे स्वर के साथ लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम व्यंजन वर्ण को उच्चारण करना चाहेंगे तो हमें स्वरों की आवश्यकता होगी, किंतु व्यंजन साथ स्वर लिखने पर वह ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो स्वर अपने वास्तविक रूप में कब आएगा और मात्रा रूप में कब आएगा? ठीक है, जब हम स्वर व्यंजन के बाद स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो अपने मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, उसे हम मात्रा कहते हैं, स्वर का मात्रिक रूप कहलाता है वो। ठीक है, और जब स्वर के बाद मतलब यदि स्वर पहले आ रहा है बाद में व्यंजन आ रहा है, किसी शब्द की शुरुआत यदि स्वर से हो रही है तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है। ये आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है तो वो अपने वास्तविक रूप में आएगा, लेकिन यदि व्यंजन से हो रही है और स्वर बाद में आ रहा है, व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो अपने मात्रिक रूप में आएगा। लेकिन यदि व्यंजन वर्ण के बाद लगातार 2 स्वरों का प्रयोग किया जाए तो जो पहला स्वर है वो अपने मात्रा के रूप में आएगा और दूसरा स्वर अपने क्रमशः। ठीक है, पहला स्वर क्रमशः, पहला स्वर जो है अपने मात्रिक रूप में होगा और जो दूसरा स्वर है अपने वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मात्राएं हैं जो आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अ बड़ा है जिसकी मात्रा केवल एक डंडी के रूप में होती है जो व्यंजन वर्ण के बाद लगाई जाती है। ठीक है, वहीं छोटी ई की मात्रा जो है वह व्यंजन वर्ण के पहले लगाई जाती है। बड़े ई की मात्रा भी व्यंजन वर्ण के बाद लगाई जाती है। छोटे ऊ की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। री की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। इसी प्रकार ए की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाई जाती है और ओ और अ की मात्रा व्यंजन वर्ण के पीछे लगाई जाती है। इस प्रकार से ये मात्रा है। ठीक है, ये स्वर वर्णों का ही
प्रयोग है, चिन्ह है, ताकि आपको ये पता चल सके कि वर्ण के बाद किस स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। जब स्वरों को इनके चिन्हों के रूप में व्यक्त किया जाता है तब इसे हम मात्रा कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने स्वर और मात्रा की बात की। आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि अयोगवाह और व्यंजन किसे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा आने वाला कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूं, उसका कारण ये है कि इसमें पहले वीडियो में आपको वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो आप इस बार अच्छे से सुन सकते हैं, क्लियर वॉइस होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड।